दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस हर जगह हेल्पफुल होता है, जरूरी होता है। ऐसा तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि आप जो भी ऑब्जर्वेशन के बाद अपने कंक्लूजन निकालते हैं, जो भी आप धीरे धीरे समझते हैं प्राइस के बिहेवियर के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में, उसमें कई बार आपको टेक्निकल इंडिकेटर के नाम नहीं पता। आप टेक्निकल एनालिसिस को आपने स्टडी नहीं किया है, फिर भी आपके अंदर एक तरह की समझ आ जाती है। बाद में कंफर्म होता है आपको कि अच्छा, ये इसको इस इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है, ये जो चीज मैं देख रहा था इसको इस इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस को या तो बहुत ज्यादा ओवररेट करके रखा होता है आदमी ने, ओवररेट करके रखा, इस्तेमाल किया, फिर उसकी उम्मीद पूरी नहीं हुई तो वो अंडररेट कर देगा कि बोले बकवास है सब, इंडिकेटर विंडिकेटर टेक्निकल एनालिसिस सब बेकार है। देखिए, किसी चीज को सही समझने की जरूरत है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मूर्ति को भगवान मत मानो तो मूर्ति को पत्थर भी मत मानो, मूर्ति को मूर्ति माना जा सकता है ना, वो सच है। तो वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस का डेफिनेशन क्या है? इट इज एन आर्ट टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड रिवर्सल एट वेरी अर्ली स्टेज। ये कोई प्रेडिक्शन का है, भविष्यवाणी का साइंस नहीं है दोस्तों। अगर कहीं पे भी ट्रेंड रिवर्सल हो तो उसको जल्दी से पहचान लेने की कला होती है टेक्निकल एनालिसिस। अब इसमें कई तरह के टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स क्या है? कुछ ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन रखे गए जिससे हमको एक कंक्लूजन निकालने में आसानी हो। तो अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। मैं आज उन इंडिकेटर्स की पूरी समरी यहाँ पे आपको इस वीडियो में बता देने वाला हूँ। आप पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर कर लीजिए अपने सारे सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपको सिर्फ एक काम करना है। जितना आप इन वीडियोस को सपोर्ट करते जाएंगे उतना ही ज्यादा हमको समय मिलेगा, उतना ही ज्यादा हमारा फोकस होगा आपके पूछे गए सवालों पे, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ के उस पर सही वीडियो बनाने में। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं और वो कहाँ कहाँ काम में आते हैं? तो इंडिकेटर्स के टाइप्स में पहला होता है ट्रेंड इंडिकेटर्स, जो आपको मार्केट का ट्रेंड बता रहा है कि पॉजिटिव ट्रेंड है या नेगेटिव ट्रेंड है। ट्रेंड इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरा होता है मोमेंटम इंडिकेटर, कि ट्रेंड तो चलो पता लगा पॉजिटिव है, लेकिन मोमेंटम कैसा है? तेजी से भागेगा दूर तक या फिर थोड़ा सा चल के रुक जाएगा? तो मोमेंटम इंडिकेटर का पता आपको उससे लगता है। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनका मोमेंटम बड़ा वीक सा होता है, मतलब उसमें ज्यादा चाल नहीं है, अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनमें मोमेंटम बहुत है, जैसा हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं ना। हाई बीटा का मतलब क्या होता है कि निफ्टी या सेंसेक्स से कंपेयर करें तो जो निफ्टी से तेज ऊपर भागता है और निफ्टी से तेज नीचे गिरता है, वो हाई बीटा स्टॉक्स है, तो उनका मोमेंटम ज्यादा होता है। तो मोमेंटम इंडिकेटर होते हैं। फिर वोलेटिलिटी इंडिकेटर होते हैं। वोलेटिलिटी इंडिकेटर क्या बताएंगे कि कितनी तेजी से उतार चढ़ाव आने वाले हैं। तो वोलेटिलिटी इंडिकेटर से हमको ये पता लग जाएगा कि उसमें हेजिंग की या स्टॉप लॉसेस की किस तरह से जरूरत है, आप किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में काम करें। अगर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है और आप उतना रिस्क एपेटाइट नहीं रखते तो आपको इक्विटी कैश में जाना चाहिए बजाय स्टॉक फ्यूचर में जाने के, या फिर स्टॉक ऑप्शन में जाना चाहिए बजाय स्टॉक फ्यूचर में जाने के। तो वो यहाँ पे वोलेटिलिटी इंडिकेटर से पता लगता है। फिर वॉल्यूम इंडिकेटर्स होते हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर क्या बताते हैं कि किसी काउंटर पे, किसी स्क्रिप्ट में कहीं पे अचानक से वॉल्यूम का उछाल आया। अब 2000 स्क्रिप्ट है, तो आपको हमेशा ही इस तरह के इंडिकेटर्स और इन इंडिकेटर्स के लिए बनाए गए स्क्रीनर्स की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अभी समझो कुछ लोगों ने आधा अधूरा काम कैसे किया, उन्होंने इंडिकेटर के बारे में समझ तो लिया, लेकिन चार्ट में जाके चार्ट को देख के डिसीजन लेके खरीद बिक्री करके स्टॉप लॉस लगाना, प्रॉफिट बुक करना, इसमें इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि इसमें इतने इतने तरह के इंडिकेटर्स हैं, उनको ढूंढना, इस तरह की कैंडल है उसको ढूंढना, ये सब पॉसिबल नहीं होता है। तो करना क्या होता है, मैं हमेशा आपको टॉप बॉटम अप्रोच बताता हूँ कि आप सीधा किसी भी रैंडम स्टॉक का टेक्निकल चार्ट देखने मत लग जाइए। ऐसे चार्ट रीडिंग करने से तो आप एक कमरे में घुस के और समझो एक कोना कोना छान रहे हैं, दूसरे कमरे से चोर भाग जाएगा। मतलब मैं बात कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटी की, कि आप एक एक चार्ट में घुसे पड़े हैं। वो चार्ट है टाटा स्टील का। टाटा स्टील में आप पूरा डिटेल देख रहे हैं, आप उसका आरएसआई एमएससीटी ये वो सब आप देख रहे हैं, वो पता लगा मूवमेंट तो आज आईटी में है और टेक महिंद्रा भाग गया, तो क्या फायदा मिलेगा? इसलिए टॉप बॉटम अप्रोच मतलब पूरे बाजार में पहले निफ्टी सेंसेक्स को देखा, फिर सेक्टर्स को देखा, फिर स्क्रीनर पे गए, वहां मालूम पड़ा कि इस काउंटर पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है।
अब वॉल्यूम को मैं ऐसे बोलता हूं कि वॉल्यूम किसी कारण से आता है, लेकिन आप प्राइस एक्शन पे काम करो ना। सबसे ज्यादा वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो खबरों को इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, उनको सबसे ज्यादा धोखा हो रहा है। मतलब ऐसे व्यापारी या गांव वाले लोग जो ज्यादा लॉजिक में नहीं जाते, वो लोग कई बार बड़ी अच्छी ट्रेडिंग कर लेते हैं। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान लॉजिक में उलझ के और इलॉजिकल हरकतें कर लेते हैं। तो चक्कर क्या होता है कि आपने की पढ़ा कि रिजल्ट बहुत अच्छा आया और आपने वहां पे एक पोजीशन बना ली फ्यूचर में, और एकदम से वो नीचे चला गया। अब आपका लॉजिक कहता है कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बाजार ने ऐसे रिएक्ट किया कि भाई लेस देन एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड था ये रिजल्ट। 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन बाजार को लगता था कि 11-12 हजार करोड़ का प्रॉफिट आएगा। लेस देन एक्सपेक्टेड होने की वजह से वो प्रॉफिट को ऐसे बिहेव किया गया जैसे लॉस हो गया। तो दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूं कि ये जो इंडिकेटर्स के टाइप बताए हैं, अब इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं। अब इन इंडिकेटर की दो प्रकृति होती है। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, जो पहले से इशारा करता है कि आगे प्राइस एक्शन में क्या होने वाला है। एक होता है लेगिंग इंडिकेटर, वो मूवमेंट आने के बाद कंफर्म करता है कि हाँ ये पॉजिटिव ट्रेंड है, या फिर अब ट्रेंड पलट गया, अब नेगेटिव ट्रेंड रहेगा। मूवमेंट हो चुका है, पहली बार का मूवमेंट हो चुका है, उसके बाद पता लग रहा है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, लीडिंग एंड लेगिंग। अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले आते हैं मूविंग एवरेजेस। तो मूविंग एवरेजेस लेगिंग होते हैं। जब एवरेज क्रॉस हो जाता है, क्रॉस ओवर हो जाता है, उसके बाद पता लगता है कि हाँ ठीक है, अभी ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग हो गया। 200 दिन का मूविंग एवरेज या 50 दिन का मूविंग एवरेज, मैंने अभी ये वीडियो बना के पब्लिश किया है। आप पिछले 3 दिनों के वीडियोस को अगर चेक कर लेंगे तो आपको मूविंग एवरेजेस वाला वीडियो सामने आ जाएगा। तो मूविंग एवरेज किस बात को कंफर्म करते हैं कि हाँ अब ट्रेंड किसी लेवल पे जाके ठहर गया है। अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे 200 डीएमए क्रॉस करके कोई स्टॉक ऊपर चला जाए तो अब उसमें एकदम से कमजोरी नहीं आने वाली। वो हर एक बार की सेलिंग के बाद ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन कर रहा है। तो मूविंग एवरेजेस होते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 50 डीएमए और 200 डीएमए। अब मूविंग एवरेजेस से रिलेटेड जो इंडिकेटर होता है वो कौन सा है, मैकडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, या फिर गोल्डन क्रॉस। तो इनसे रिलेटेड जो स्क्रीनर है और ये इंडिकेटर क्या है, इनको कैसे यूज करते हैं, उस पर स्पेशल वीडियो बना हुआ है। आप लिखेंगे MACD पंकज जैन हिंदी वीडियो, मिल जाएगा आपको। या फिर आप गोल्डन क्रॉस ट्रेंड लाइन पंकज जैन वीडियो, तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में हमने पूरा एक स्पेशल 10 वीडियो का कोर्स बना के रखा है, जो 10,000 रुपीज का होता है। अब दूसरा है आपका मूविंग एवरेजेस, देखिए आपने पहले। फिर MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, MACD मैकडी बोलते हैं इसको बोलचाल में, ताकि बोलना आसान हो। दो तरह के मूविंग एवरेज जब आके मिलते हैं और दूर जाते हैं, कन्वर्ज करते हैं और डाइवर्ज करते हैं, उससे बाय और सेल सिग्नल जनरेट होता है। तो वहां से भी हमको इस बात का आइडिया लगता है कि हाँ अब प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है। तो ये भी लेगिंग इंडिकेटर है। पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स, PSAR करके आप देखते हैं, ये भी ट्रेंड इंडिकेटर है, पर ये लीडिंग है, ये लेगिंग नहीं है। आपने पहले मूविंग एवरेज और MACD को देखा, वो लेगिंग इंडिकेटर है, लेकिन PSAR क्या है, ये लीडिंग इंडिकेटर है। तो पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स में आपने चार्ट में देखा होगा कि ऐसे डॉट 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 प्राइस के नीचे चल रहे हैं। इसका मतलब नीचे का वो जो पॉइंट है वो स्टॉप लॉस का काम कर रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, और ऊपर एक पॉजिटिव ट्रेंड है। फिर अगर वही डॉट्स ऊपर आ जाते हैं तो फिर वो सेलिंग ट्रेंड है, और ऊपर के जो पॉइंट्स है वो स्टॉप लॉस का काम कर रहे हैं। तो इसको PSAR कहा जाता है। इससे भी हमको बहुत आइडिया लगता है। तो आप किसी भी वेबसाइट में, जैसे मनी कंट्रोल में गए या इसमें गए, आपका in.investing.com में गए, या इकोनॉमिक टाइम्स पे गए, वहां का टेक्निकल देख रहे हैं, या फिर आपका ज़ीरोधा अपस्टॉक्स में अकाउंट है, वहां पे देख रहे हैं, हर एक जो ब्रोकर है वो आपको एक सॉफ्टवेयर देता है जिसमें सारे टेक्निकल टूल्स होते हैं। हमको बस कंफ्यूजन इस बात का है कि वो टूल्स कई बार इतने ज्यादा होते हैं और हमको उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि इस्तेमाल कैसे करना है, और हम ऐसे रेंडमली कुछ कुछ कहीं कहीं से सुन सुन के कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, पर बात नहीं बनती, इसलिए फिर हम निराश होकर उनको छोड़ देते हैं। तो शुरू में मैंने ये जरूर देखा है कि टेक्निकल एनालिसिस लोगों को सुलझाने के बजाय काफी उलझा देता है। तो मैं हमेशा आपको ये बात याद दिलाता रहूंगा कि
टेक्निकल एनालिसिस या इंडिकेटर्स ऐसी चीज नहीं कि किसी एक चीज में घुस के और उस पर अंधा भरोसा करके और आप पूरा ट्रेड कर लो। ये आपको अलग अलग इंडिकेटर में से समरी देखने की जरूरत है। इसीलिए तो in.investing.com की बात की थी मैंने कि मूविंग एवरेजेस क्या कह रहे हैं और ये मोमेंटम इंडिकेटर क्या कह रहे हैं, दूसरे इंडिकेटर्स आपके वॉल्यूम इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर हम डिसीजन ले तो बात बनेगी। तो पहले मैंने आपको क्या बताया था टाइप्स में, ट्रेंड इंडिकेटर, मोमेंटम इंडिकेटर, वोलेटिलिटी इंडिकेटर और वॉल्यूम इंडिकेटर। तो अब हम बात कर रहे हैं मोमेंटम इंडिकेटर के बारे में। तो स्टोकेस्टिक होता है, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर में आपको ये पता लग जाता है कि ओवरसोल्ड हो गया स्टॉक या ओवरबॉट। तो ये लीडिंग है, लेगिंग नहीं है। या मोमेंटम इंडिकेटर में सारे ही लीडिंग इंडिकेटर्स है, मतलब होने के पहले ही ये थोड़ा इशारा करते हैं कि अब इसमें ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो स्टोकेस्टिक में जब हमने देखा कि वो 20 के लेवल तक चीजें पहुंच गई है, वहां से एकदम ये चांस बनते हैं कि अब ये यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस है, यहाँ पोजीशन बनानी चाहिए। अब एसएल कितना रखेंगे, क्या एसएल 2 बार हिट हो जाएगा उसके बाद में ऊपर जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दिमाग में रखेंगे डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनता है। हम इस बात का ख्याल भी रखेंगे कि यार ऐसे बार बार एसएल हिट हो और बार बार पोजीशन बना सकूं, ये तो मेरे बस का नहीं है। तो लोगों ने क्या किया, इक्विटी कैश में पोजीशन बना ली और साथ में पुट के साथ हेजिंग कर ली, या फिर फ्यूचर में पोजीशन बना के पुट के साथ हेजिंग कर ली। अगर शॉर्ट सेलिंग की बात है, आपने देखा ओवरबॉट जोन में, तो वहां पे आपने फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया और कॉल खरीद के साथ में हेजिंग कर ली और छोड़ दिया। पर आपके पीछे डिसीजन के पीछे आधार क्या है कि ये ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, इस बात से आपको फायदा मिलता है। उसके बाद कमोडिटी चैनल इंडेक्स सीसीआई। तो सीसीआई आपको क्या बताता है कि अभी यहां से किस तरह का मोमेंटम आगे आने वाला है। तीसरा होता है आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई। आरएसआई में जैसे नॉर्मली 14 दिनों के लिए देखा जाता है ऑब्जर्वेशन, तो 14 दिनों में से 14 डेज में से अगर 10 डेज कोई शेयर प्लस बंद हुआ है तो 10/14 कितना हो जाएगा, 70% के आसपास। अगर 14 डेज में से 4 दिन ही पॉजिटिव रहा, 10 डेज सेलिंग रही, रेड रहा, तो 4/14 मतलब 30% के आसपास। तो वहां भी आपको ये दिखेगा कि ये ओवरसोल्ड लेवल पे आ गया है, ये ओवरबॉट लेवल पे आ गया है। अब इसमें डिटेल वाली बात यह है कि कई बार कोई स्टॉक अगर निफ्टी और सेंसेक्स सपोर्ट कर रहे हैं और सेक्टर सपोर्ट कर रहा है, तो कई दिनों हफ्तों तक वो ओवरबॉट जोन में रह सकता है। तो आपको सिर्फ ओवरबॉट है देख के आंख मूंद के शॉर्ट सेल नहीं कर देना होता है। आप वहां पे अपना वॉल्यूम और स्टॉप लॉस को बहुत ही कंट्रोल कर लेते हैं और साथ में रिवर्सल की तैयारी करके रखते हैं, या तो हेजिंग करके रखते हैं या फिर डे और वीक के लो पे सेलिंग लगा के रखते हैं। क्योंकि ये जो ऊपर भाग रहा है, इसको हम अभी ट्रेंड का फ्रेंड बन के अभी बाइंग तो कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात के लिए सचेत है कभी भी पलट के एकदम लुढ़क के नीचे जाने लग जाएगा। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैं आपको जीएसएस अमेरिका के बारे में नहीं बता रहा था, जीएसएस इन्फोटेक। तो अब वो उसमें बैक टू बैक अपर सर्किट लग रहे थे, हम रोज उसमें स्टॉप लॉस लगाते थे 1% नीचे। कल वो ऐसे लेट हो गया, आज वो लोअर सर्किट था। अगर वो स्टॉप लॉस नहीं होता तो मुझे कम से कम 50,000 रुपीज का फर्क पड़ जाता। तो ऐसे छोटा छोटा डिसिप्लिन आपको कितना पैसा दे सकता है, आपका कितना पैसा बचा सकता है, तभी बात समझ में आएगी जब आपको गहराई से मालूम है कि वो आप फॉलो क्यों कर रहे हैं। जैसे हम पुराने लोगों की बातें सुनते हैं, हमारे शास्त्रों की बातें होती है, धर्म की, कल्चर की बातें होती है, पर उसमें से क्या रीजन हटा लिया गया। रीजन हटाने की वजह से किसी को समझ में नहीं आ रहा है जो कुछ भी करना है क्यों करना है, और जब तक ये क्यों समझ में नहीं आता ना, तब तक आप उसको निभा नहीं सकते। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जब आप मेरे पास आते हैं तो मैं क्यों का जवाब ढूंढने की और आपको समझाने की हर तरीके की कोशिश करता हूँ। वो कोशिश कितनी कामयाब है ये इस बात से पता लगेगा कि आप अभी लाइक करेंगे, तत्काल सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां पॉसिबल है दोस्तों। फिर वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स, ये रेट ऑफ प्राइस मूवमेंट कैसा है, कितनी तेजी से, मतलब आपने ये तो देख लिया कि ये स्टॉक चल रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक कैसे चलते हैं कि 5 मिनट के अंदर 7% 8% अप चले जाते हैं। कुछ स्टॉक कैसे होते हैं 5 मिनट के अंदर आधा % भी नहीं हिल रहे, उधर ही खड़े। तो ये वोलेटिलिटी को नापने के लिए जो इंडिकेटर्स होते हैं वो है बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड्स में एक महीने के हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन
का इस्तेमाल करके रेंज बनाई जाती है, उस रेंज के हिसाब से डिसाइड होता है कि रिलेटिव लो पे खड़ा है ये स्टॉक या रिलेटिव हाई पे खड़ा है। तो बोलिंजर बैंड में जब वो अपर बैंड को टच कर लेता है तो फिर लोग उसको बाइंग से बचते हैं और सेलिंग की तैयारी में रहते हैं। अगर लोअर बैंड को टच कर लेता है तो उसकी शॉर्ट सेलिंग से बचते हैं और उसकी बाइंग की तैयारी में रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे आपने कोई स्टॉक देखा, हर दिन 2-3% चलता था, एक दिन वो 11% भाग गया। क्यों भाग गया 11%? क्योंकि पीछे चार्ट में कहीं बड़ी गैप बनाई थी, पहले एक रेड कैंडल बनी थी 10 to 15% की, उसके जवाब में कई दिनों के बाद आप ऐसे समझ भी नहीं पाओगे कि उस कैंडल का जवाब अब मिल रहा है क्या। तो वहां पे वो गैप फिल करेगा चार्ट, तो आपको पता लगेगा इसलिए 8-9% बढ़ गया था। तो बोलिंजर बैंड क्या करता है, वो आपको वो धोखा नहीं खाने देता है। जैसे नहीं तो लोगों के साथ क्या होने वाला है कि कोई स्टॉक उन्होंने देखा, उन्होंने इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस देख लिया, सपोज 200 से 225 हो गया, ठीक है, 10-12% बढ़ गया, तो आमतौर पे आदमी क्या कहेगा, फिर बहुत भाग गया, अब नहीं चलेगा। लेकिन वो पूरा चित्र जब देखेगा, पूरा चार्ट जब देखेगा, तो उसको मालूम पड़ेगा कि अभी तो शुरू किया है भाई, ये तो कहाँ नहीं जा सकता, इसका ऑल टाइम हाई 1200 रुपीज है, ये नीचे जाके वहां बॉटम बना के फिर से चलना शुरू किया है। तो अगर बाजार सपोर्ट करे तो 225 क्या है, 250-260 हो जाएगा, हो गया वो 260। अगर इस बात को किसी ने गलत समझा होता तो या तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिस करता, या फिर इससे भी बुरी बात वो शॉर्ट सेलिंग करके बैठ जाता वहां पे। क्यों? क्योंकि हाथी पूरा दिखता नहीं है, हम उसकी पूंछ को रस्सी समझते हैं, उसके पैर को खंबा समझते हैं, उसके कान को सुपड़ा समझते हैं, पर पूरा हाथी देखना जरूरी है दोस्तों। कहानी तो आपको सुनाने की जरूरत नहीं, आपने सुनते सुनते कान पक गए होंगे, पर टाइम पे रेफरेंस याद आ जाना चाहिए दोस्तों। एवरेज टू रेंज, एवरेज टू रेंज ये बताती है कि ये स्टॉक इस रेंज के बीच में घूम रहा है, और वो जब रेंज ब्रेक हो तब आपका क्लियर बाइंग इनिशिएट करना, या रेंज नेगेटिवली ब्रेक हो तो क्लियर सेलिंग इनिशिएट करना बहुत आसान हो जाता है। अगर ये रेंज आप नहीं समझ रहे तो फिर आपके लिए, जहां पे बाकी सब लोग समझने वाले लोग बाइंग करेंगे, वहां पे आप शॉर्ट सेलिंग में उल्टा बैठ जाओगे। जहां पे सब लोग सेलिंग करेंगे वहां पे आपको लगेगा सस्ता हो गया, खरीद लेते, वहां पे भी उल्टा बैठ जाओगे। वैसे कितने लोग हैं, 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मार्केट में हमेशा ही उल्टी पोजीशन बना लेते हैं। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बहुत जल्दी में हैं। तो हम जल्दी में होने की वजह से ठहर के देखना ही नहीं चाहते कि कोई चीज क्यों हो रही है, इसके पीछे रीजन क्या है। यहाँ जो प्राइस चल रही है वो तो कठपुतली है, पर इस कठपुतली में धागे बंधे हुए वो कहाँ है, वो कौन चला रहा है, उसको समझने की जरूरत आपको पड़ेगी दोस्तों। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स में बोलिंजर बैंड, एवरेज टू रेंज, और फिर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों 8th-10th क्लास में सभी लोगों ने स्टेटिस्टिक्स में पढ़ा है। मैं बता दूं ये सिंपल तरीके से कि इसका क्या मतलब होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन आप हमेशा, जैसे मूविंग एवरेज में किसका एवरेज निकालते हैं, क्लोजिंग प्राइस का। किसी स्टॉक का क्लोजिंग कभी 310 हुआ, 320 हुआ, 330 हुआ, 322 हुआ, 316 हुआ, इसको प्लस करके वो 5 से डिवाइड किया तो 5 दिन का मूविंग एवरेज आ गया, ठीक है। अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन में रेंज का एवरेज होता है। कभी वो मूवमेंट कैंडल बनी 10% की, कभी कैंडल बनी 3% की, कभी कैंडल बनी 2% की, फिर कैंडल बनी 8% की, तो पूरी रेंज जो बनी ना, हाई और लो के बीच में जितनी बड़ी कैंडल है उसका एवरेज निकाला गया। इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो जब आप बोलिंजर बैंड समझेंगे उसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल तो है ही, पर उसको पूरी तरह कंक्लूड करके आपके सामने एक ऐसा कंक्लूजन सामने आ जाता है कि आपके लिए यूज करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो दोस्तों आपको पता लगा कि वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स में बोलिंजर बैंड, एटीआर एवरेज ट्रू रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। उसके बाद में वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम इंडिकेटर क्या बताते हैं? वॉल्यूम के बारे में मैं बताता रहता हूँ हमेशा कि कहीं भी कोई घटना हो रही है, किसी कॉलोनी में, मोहल्ले में, शहर में कोई घटना हो जाए, घटना क्या है ये डिटेल आपको बाद में पता लगेगी, लेकिन ये तो पता लग सकता है ना कि हाँ उस घर में घटना हुई है, क्योंकि वहां पे भीड़ इकट्ठा है। अब वो खुशी की घटना है तो वहां शादी हो रही होगी, अगर वो दुख की घटना है तो वहां मौत हो गई होगी, लेकिन भीड़ है। मतलब किसी स्क्रिप्ट पे, किसी स्टॉक, किसी काउंटर पे बहुत ज्यादा मूवमेंट आ रहा है, तो आपको क्या करना है, वहां पे ट्रेड करना चाहिए, लेकिन
अब मैं क्या करूं, बाय करूं या सेल करूं? तो अगर वो स्टॉक ज्यादा वॉल्यूम के साथ अपने हाई के करीब है, बायर ज्यादा सेलर्स कम है और वॉल्यूम के साथ हाई के करीब है, इसका मतलब उसमें कोई अच्छी खबर है। अगर ज्यादा वॉल्यूम के साथ वो लो के करीब है, इसका मतलब उसमें कोई बुरी खबर है। इस बात को लेके आप पोजीशन बनाएंगे, पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपके पास रहेगा। अगर आपको और सेफ होना है तो वहां पे खरीदने के बजाय हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा दो। अगर हाई नहीं ब्रेक हुआ तो आपका ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं होगा। ऐसे ही शॉर्ट सेलिंग के केस में लो पे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा दो, लो ब्रेक होगा तभी आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा। हो सकता है कि आप तेजी के आखिरी दौर में जाके बाइंग करने की गलती कर रहे हो, ऐसा आपको डर लगता हो। तो ज्यादा वॉल्यूम आने का मतलब क्या है? कोई अच्छी खबर आई होगी, इस कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिले होंगे, हाँ, इसको कहीं कोई अच्छा कोलेब्रेशन हुआ होगा, या रिजल्ट बहुत अच्छे आ गए होंगे, या वो लॉस से प्रॉफिट में बदल गया होगा कंपनी का परफॉर्मेंस। ऐसी कई अच्छी बातें। नेगेटिव बातों में आपको पता ही है कि कोई फार्मा कंपनी पे पेनल्टी लग गई हो, बैन हो गया हो कोई मेडिसिन, या फिर दूसरी चीजें, कोई ऑर्डर कैंसिल हो गया हो, या कंपनी में स्ट्राइक हो रही हो, सेल नीचे चली गई हो, रिजल्ट बुरे आ गए हों, ये सब नेगेटिव खबरें हैं। पर क्या है, खबरों की डिटेल जब आप लेने जाएंगे ना, तो कम से कम आपको 5 मिनट तो लगेंगे ना। बताइए ईमानदारी से, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो आपको क्या लगता है कि खबरों पे जो लोग काम करते हैं वो क्यों चोट खाते हैं? क्योंकि खबर जब तक उन तक पहुंचती है तब तक गेम खत्म हो चुका होता है। यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग ट्रेड कर रहे हैं, वो 10 सेकंड के अंदर 1 लाख शेयर खरीद बेच देंगे, और आप अपने 100 शेयर 400 शेयर लेके खरीदी बिक्री करने पहुंच रहे हैं। जब तक डिनर खत्म हो गया, वहां पे झूठी प्लेटें बची और हम पहुंच गए वहां पे, वहां हमसे गड़बड़ हो जाती है। इसलिए इतना टाइम नहीं है आपके पास। मैं आपको कह रहा हूँ सीधे सीधे प्राइस एक्शन पे ध्यान दो। अगर दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेडर के बारे में आप पता करें, तो एक ऐसा इंसान है जिसने कभी कोई खबर पढ़ने की मेहनत ही नहीं की, जहमत ही नहीं उठाई। उसने हमेशा प्राइस एक्शन पे काम किया। वो मैथमेटिशियन था और उसने अपनी टीम में मैथमेटिशियंस को ही रखा था। मैं इस बारे में आगे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, उससे क्या हुआ, एक क्लैरिटी रही दिमाग में कि जो भी खबर हो, जो भी बात हो, उससे मैं प्रभावित नहीं हूं। नीचे जा रहा है, 1% के एसएल में बाहर हो जाऊंगा। ऊपर जा रहा है, तब तक मैं स्टॉप लॉस टेल कर रहा हूं। पलटेगा तो बेस्ट प्रॉफिट में बुक करके बाहर हो जाऊंगा। किसी भी तरह की खबर सुन के मुझे धोखा नहीं होगा, है ना? तो ऐसा करने से कभी गड़बड़ नहीं होती। दूसरा है ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ओबीवी। पहला मैंने आपको चेक इन ऑसिलेटर बताया वॉल्यूम का, दूसरा है ओबीवी, ऑन बैलेंस वॉल्यूम, और तीसरा होता है वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज, आरओसी, वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज। ये तीन इंडिकेटर वॉल्यूम के लिए आपको मदद करते हैं। तो दोस्तों, इन सारे इंडिकेटर के बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में, जो 10,000 का होता है। और एक और अच्छी खबर है, कम कैपिटल में बड़े प्रॉफिट के लिए मिड एंड स्मॉल कैप की एक नई स्ट्रेटेजी का कोर्स हम आपके लिए ला रहे हैं इस फ्राइडे को। हमेशा हम अपडेट करके जब नई चीजें बनती है वो आपके साथ शेयर करते ही हैं। तो इस फ्राइडे को सिर्फ वो 10,000 का पैकेज जो होना चाहिए 3499 में मिलेगा, क्योंकि 1 मंथ का उसमें आपको मैसेज भी मिलेगा, डेली ट्रेडिंग कॉल्स, 1 या 2 ट्रेडिंग कॉल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप काम करना चाहते हैं तो प्री लॉन्चिंग ऑफर में जल्दी से बुक कर लें, क्योंकि एक फी बढ़ती जाएगी। 3499 अभी है। जितने भी लोग चाहें, पहले 10 लोगों के लिए तो हमने एटलीस्ट रखा ही है 3499, उसके बाद ये 5000, 6000, 7000 इस तरीके से इसकी फी बढ़ेगी। ये इंडिकेटर वाला लेसन आपको कैसा लगा वो देखें। टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स पे मैं एक ऑफर रख सकता हूँ। 10,000 का जो कोर्स है, अगले 48 आवर्स तक 5,000 रुपीज में अवेलेबल करवाएंगे। तो जो लोग भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो 8381021346 या 7066045880 पे ऑनलाइन पेमेंट करें, अपना स्क्रीनशॉट भेजिए। और टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स चाहिए वो ले सकते हैं, या फिर 3500 में जो हम लेस कैपिटल बिग प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजी मिड एंड स्मॉल कैप के लिए ला रहे हैं 1 मंथ सपोर्ट के साथ, वो ले सकते हैं। दोस्तों, ये प्री लॉन्चिंग अर्ली बुकिंग ऑफर है, तो ज़्यादा विचार मत कीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों ने पहले कोर्स ले रखे हैं वो तो लगातार बुक करके और हमेशा अपडेट करते ही अपने आप को। उनके पास तो अब एक कैलकुलेशन है, जो पैसा दिया अगर वो 3 दिन में हम रिकवर करके आगे जिंदगी भर उसका फायदा उठा सकते हैं तो हम ये क्यों ना करें। लेकिन नए लोगों को डर रहता है, जो कि वाजिब है, मैं समझता हूँ उस बात को। आप लोग कमेंट में ये बिल्कुल बताते रहें कि आगे कौन से डाउट है जिन पे आप डिटेल में बात करना चाहते हैं। हम लगातार आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों।
थैंक यू वेरी मच, बाय। आप जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप पे जाके ये नया जो कोर्स लॉन्च हो रहा है वहां से भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को फिर से सुन के जो नंबर बताए हैं उस पर गूगल पे, फोन पे या पेटीएम डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर साइट पे जाओ speedearning.com, वहाँ जो अकाउंट नंबर्स हैं आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक के, उसमें ऑनलाइन ट्रांसफर करके अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए जिस आपको सूटेबल। एंजॉय द ट्रेडिंग।